बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर जो हमने फिज़िकली लिया था उसमें हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उससे पहले मैंने आपको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया था। हमने जनरल केस सीखे थे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के। उसमें हमने आर्क लेंथ, एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट और जैकोबियन, इन चार वैल्यूज़, इन चार जो हमारे पास टर्म्स थी, इनके जनरल रिलेशंस फाइंड किए थे। आफ्टर दैट आई प्रूव द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। तो इनको मैंने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्रूव किया था और उसके बाद फिर हमने जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन सभी चीज़ों को देखा। अब हम जो है वो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में इन सभी वैल्यूज़ को देखेंगे। इन सभी जो टर्म्स को, जो कि मैंने अभी बताई हैं आपको, इन सभी टर्म्स को हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ कि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, किस तरह हम इनको देखते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले, लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट्स whose projection on एक्स वाई प्लेन इज एक्स वाई। बेटा ये उसने सबसे पहले एक्स वाई जेड, उसने स्पेस ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, और वो एक पॉइंट पी लेता है। ये 3D में है, ये पॉइंट पी लिया गया है। और उसके, अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बात करें तो एक्स वाई जेड उसके जो है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। और वो कहता है कि इस पॉइंट से हमने प्रोजेक्शन जब ड्रॉ करते हैं, प्रोजेक्शन जब ड्रॉ करते हैं तो वो प्रोजेक्शन 90 पे होता है, सीधा परपेंडिकुलर होता है, और जो ड्रॉ होगा वो एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ होगा। और वो वहाँ से हमारे पास एक पॉइंट क्यू जनरेट हो जाएगा और इसकी वैल्यूज़ जो होंगी वो एक्स कोमा वाई होंगी। यहाँ पे जो वैल्यू होगी, क्योंकि एक्स कोमा वाई होगी, देन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब फिर हम अगर बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पी के, वो क्या होंगे, आर, थीटा एंड जेड, इन विच, अब इसमें आर क्या होगा, ये जो आर वैल्यू है ये क्या होगी, ये बेटा हमारे पास हम कहेंगे ओ क्यू होगी। बेटा आर आपको पता है, अगर हम वैसे भी बात करें किसी भी वेक्टर को, अगर हम 2D में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें पता है, अगर 2D में वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये अगर ये हमारे पास अगर बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास अगर वाई एक्सिस है, तो हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो कि ओरिजिन से होता है। इस वेक्टर को हम ए का नेम देते हैं। लेकिन अगर हम इसको बात करते हैं, इसकी एक सर्कल में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको ओरिजिन कहता हूँ, इस ओ पॉइंट को इसको ओरिजिन कहता हूँ। और स्टूडेंट्स, तो फिर सेंटर से किसी भी पॉइंट तक, सर्कल के एंड पॉइंट तक जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है, वो आर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यही बात की, क्योंकि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पे आपको समझाने के लिए हमने पहले एक स्पेस ड्रॉ किया 3D, तो उसके अंदर ये बात कर रहे हैं। नॉर्मली आपको पता है बेटा, सिलेंडर जो होता है वो किस तरह का होता है, वो इस तरह का होता है, ठीक है। मेरे पास सिलेंडर होता है, तो इसमें बेसिकली सर्कल्स ही ड्रॉ होते हैं यहाँ पे। मीन ये हमारे पास सेंटर है,
और सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का फासला वो आर रेडियस होगा। ये सेंटर है, किसी भी पॉइंट तक का फासला जो है वो आर रेडियस होगा। तो मैंने ये आपको एक स्पेशल वैसे अलहदा करके समझाया कि सेंटर से किसी भी पॉइंट तक सर्कल के ऊपर जो उसकी बाउंड्री है वो हमारे पास रेडियस कहलाता है। तो हमने बोल दिया कि वो आर क्या होगा, ओ से क्यू। तो ओ से इस पॉइंट तक जो फासला होगा वो क्यू होगा, ठीक है। अब इसी तरह से क्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे आप इसको अगर इमेजिन करना है आपने, तो इसको ये समझ लें ज़रा थोड़ा सा। ये सेंटर है, ये ओरिजिन है। और आप यहाँ पे एक इमेजिन कर लें कि हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ हुआ है, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो बात को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो अब इस सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का फासला जो है वो, जो यहाँ पे क्यू पॉइंट है, वो हमारे पास आर होगा, रेडियस होगा, ठीक है। अब जो कि उसके कोऑर्डिनेट्स आर शो हुए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा जो एंगल एक्स ओ क्यू है, ये एंगल एक्स एक्सिस से एक्स ओ और क्यू, ठीक है। जो सेंटर में हमारे पास बेटा पॉइंट आता होता है ना, याद रखिएगा यहाँ पे, वो हमारे पास उस जगह पे एंगल होता है। तो ओ आ रहा था सेंटर में, हमने लिखा हुआ है, तो वो सेंटर पे हमारे पास एंगल क्यू हमने डिनोट कर दिया। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज मीन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एंड z इज इक्वल टू क्यू पी। बेटा z जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, क्यू पी। ये क्यू से लेके जो पी तक फासला है बेटा, हमारे पास z होगा। बेसिकली z तो यहाँ पे डिनोट कर रहा है इसको, तो ये इसके पैरेलल है, तो इसको हमने बोल दिया क्यू से पी तक ये z होगा। फ्रॉम द फिगर 6.9 the transformation equations expressing the rectangular Cartesian coordinates in terms of cylindrical polar coordinates are। अब हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो वो क्या बनेगी, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड z इज इक्वल टू z। यहाँ पे मैं आपको बेटा सिंपली अगर बात करूँ आपसे, इसको अगर मैं, जो मैंने ये डायग्राम बनाई है, ये वाली जो डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, अगर मैं इसको ये इमेजिन करूँ, ठीक है, मतलब ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया था ना, तो ये हमारे पास वेक्टर आर है, मतलब ये हमारे पास ये जो रेडियस आर है। तो अगर मैं इस फेज में आपको दिखाऊं इसको, ठीक है, तो बेटा यही होता है ना कि हम यहाँ से एक जो है वो, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से। और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, आपको पता है कि इस आर के रिस्पेक्ट और साथ यहाँ पे अगर थीटा एंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा हमारे पास, y की वैल्यू क्या होगी, वो होगी आर साइन थीटा। ये आपने पढ़ी हुई है बात। इसी तरह से जो ये नीचे होगा, इसको हम बोलते हैं यहाँ से ये वाला, ये बच्चों हमारे पास होगा x विच इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास होगा, ठीक है। तो उसने यही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू आर कोस थीटा। यहाँ पे बेटा जो वेक्टर होता है वही वैल्यू यहाँ पे साइन के साथ आती है, और इधर वही वैल्यू कोस के साथ आती है। अगर इधर a वेक्टर होता तो यहाँ पे साइन के साथ a आना था, और कोस के साथ भी a आना था। और z इज इक्वल टू z होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वही बात की गई है, मतलब जो जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, तो इस वेक्टर के रिस्पेक्ट मैंने आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई है। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड z इज इक्वल टू z। और साथ ये मेंशन किया हुआ है कि r की वैल्यू बेटा ऑलवेज पॉजिटिव होती है। यू नो वेरी वेल कि जो रेडियस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो जीरो तो हो सकता है, और r जीरो से बड़ा होगा। और थीटा की वैल्यू बेटा जो होगी, वो टोटल जो सर्कल यहाँ पे रोटेट करें अगर हम, मतलब ये जीरो से शुरू करके हम 90, 90 से 180, 180 से 270 एंड 360, तो हमारे पास जो है वो 2 पाई तक ही एंगल हो सकता है थीटा। और z जो होगा बेटा वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, इन नेगेटिव इन्फिनिटी में भी और पॉजिटिव इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो ये वैल्यू इनकी हो सकती है। ये अक्सर एमसीक्यूज में पॉइंट आ सकता है कि आपके पास r की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, और z की वैल्यू क्या हो सकती है, उनकी रेंज क्या हो सकती है।
तो वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है वो आ रहा है, वो है कि कोऑर्डिनेट्स सरफेस, जिसमें मैंने आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर बताया था कोऑर्डिनेट सरफेस के बारे में, तो इसी तरह सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी कोऑर्डिनेट सरफेस को हम अंडरस्टैंड करते हैं ज़रा। वहाँ पे मैंने जब कोऑर्डिनेट सरफेस समझाने की कोशिश की थी बेटा आपको, तो वहाँ पे हमने यही किया था कि जी, तो उसमें हमने बेटा ये किया था कि पहले हमने एक वैल्यू को x को हमने फिक्स किया था और वहाँ पे y और z वेरी करवाए थे, क्योंकि वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स थे वो x y z थे। तो वहाँ पे पहली बार मैंने x को फिक्स किया, तो वहाँ से y z वेरी करवाए और वहाँ से मेरे पास एक सरफेस, वहाँ पे एक प्लेन जनरेट हो गया। इसी तरह से फिर मैंने नेक्स्ट y को फिक्स करवाया और कांस्टेंट करवाया और वहाँ पे मैंने x और z को वेरी करवाया जब, तो वहाँ से हमारे पास एक दूसरा प्लेन जनरेट हो गया। ठीक है, और वहाँ से सिमिलरली जब थर्ड मैंने z को वहाँ पे फिक्स किया, मीन कांस्टेंट किया, तो वहाँ से x और y वेरी करवाया, तो वहाँ से मेरे पास एक अनदर थर्ड जो है वो प्लेन जनरेट हो गया। तो इसी तरह से बेटा हमारे पास यहाँ पे भी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे r थीटा और z कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं बात करता हूँ इफ़ r इज़ हेल्ड कांस्टेंट, अगर मेरे पास रेडियस कांस्टेंट होगा वाइल थीटा एंड z वेरी, ठीक है, then the equation r is equal to c1 represent a right circular cylinder of the radius c1 uh, and axis along z axis or z axis if c1 is equal to 0 as shown in figure 6.10a। अब वो ये बात कर रहा है कि अगर r हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, मीन देखो ना ये सिलेंडर है हमारे पास, इसमें अगर r कांस्टेंट है, मीन जीरो से लेके यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ ये r2 है, मैं फिक्स कर रहा हूँ इसको आपको समझाने के लिए, यहाँ पे कह रहा हूँ कि रेडियस यहाँ पे 2 है, तो ऑफ कोर्स बेटा अब हम इस लाइन पे ही चलेंगे। मीन कहने का कि हमारे पास ये जो सिलेंडर की जो यहाँ पे दिखाया गया है जितना सिलेंडर, ठीक है, इसकी जो विड्थ मतलब ये जो सिलेंडर का रेडियस बताया गया ये 2 है, मैंने फिक्स किया हुआ है, तो इतना ही 2 रेडियस पे ये सिलेंडर ऊपर को बढ़ता जाएगा ऐसे, एक चीज़, ठीक है। इसी तरह वो नीचे को भी बढ़ता जाएगा, जितना मर्जी मैं बड़ा कर सकता हूँ। और इसी तरह से ये तो होगी जेड की बात, और थीटा एंगल जो होगा उसका, ठीक है, ये जो उसका एंगल बन सकता है यहाँ पे, तो वो भी हम बड़ा ये छोटा कर सकते हैं, एंगल जीरो भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी एंगल हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जब आर कांस्टेंट होगा तो और थीटा और जेड वेरी करेगा, तो हमारे पास इस तरह की ये हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर जनरेट हो जाएगा और इसकी इक्वेशन होगी आर इज इक्वल टू सी वन। ओके, आर इज इक्वल टू सी वन, और सी वन बेटा हमारे पास रेडियस को शो कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 2 बोला हुआ है तो सी वन की जगह पे 2 आ जाएगा, अगर 3 बोला हुआ है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, और उसमें अलॉन्ग जेड एक्सिस होगा और जेड एक्सिस इफ सी वन इज जीरो। ठीक है, सेकेंडली जो इफ मैं कहता हूँ अगर थीटा हेल्ड कांस्टेंट है, अगर मैं कहता हूँ थीटा हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, मीन थीटा इज इक्वल टू सी टू हमने कह लिया, या फिक्स करता हूँ वैल्यू तो थीटा इज इक्वल टू 2 कह देता हूँ, एंगल 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी कह देता हूँ, तो आर और जेड वेरी करेंगे। ठीक है, अब देखें थीटा हमारे पास ये एंगल था, ये हमने फिक्स कर लिया, यहाँ पे ये लाइन, हमने ये लाइन यहाँ पे मतलब ये जो एंगल था इतना जो था ये वाला, ये फिक्स कर लिया। ठीक है, अब आर तो हमारे पास रेडियस है जो कि इस तरह मूव करता है, क्योंकि सर्कल तो इस तरह होता है ना। ठीक है, तो वो नीचे को मूव करेगा ना रेडियस। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करूँ, तो ये थीटा नीचे को मूव करेगा और आर नीचे को मूव करेगा, और z हमारे पास ऊपर को मूव करेगा, मीन ये ऐसे। ठीक है, तो आर जेड वेरी कर जाएगा, तो थीटा हमारे पास इज इक्वल टू सी टू रिप्रेजेंट हाफ प्लेन थ्रू जेड एक्सिस। तो एक ऐसा प्लेन जनरेट होगा जो कि जेड एक्सिस से पास करेगा। ये देखिए ना, ये सारे का सारा प्लेन है। ठीक है, लाइक दिस, अगर मेरे पास बुक हो फिजिकली, तो मैं बुक को कह सकता हूँ कि बुक को मैं बुक की जो जहाँ से जिल्द बंद होती है, ठीक है,
तो वो उसको अगर मैं जेड एक्सिस के साथ रख दूँ तो मेरे पास ऐसे बुक सारी ऐसे नज़र आएगी मुझे, ठीक है। और थीटा जो होगा साथ उसके एंगल होगा जो C2 है, तो हमारे पास कह सकता हूँ मैं कि एक्स जेड प्लेन हमारे पास जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट होगा प्लेन? एक्स जेड प्लेन जनरेट होगा, ठीक है। अगर हम थीटा कांस्टेंट करते हैं तो एक्स जेड प्लेन जनरेट हो जाएगा। इसी तरह से बेटा मैं कहता हूँ अगर कि जेड इज हेल्ड कांस्टेंट, अगर हम कहते हैं जेड कांस्टेंट है, मीन यहाँ पे वैल्यू हमने फिक्स कर दी कि C3 है, जेड इज इक्वल टू C3, या मैं कहता हूँ 2 वैल्यू है जेड की। तो अब प्लेन ऐसे छत की तरह जनरेट होगा, जैसे यहाँ पे किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो उसकी हमारे पास जो पैरेलल होगा किसके, वो प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, देखें। देन द इक्वेशन z इज इक्वल टू C3 रिप्रेजेंट अ प्लेन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा प्लेन z एक्सिस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे इसका एंगल 90 बनता है। तो बेटा ये सिमिलरली हाँ, हमने जिस तरह रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर सरफेसेस जनरेट की थी, इसी तरह हम सिलेंडर के अंदर भी सरफेस जनरेट कर सकते हैं। ये 3 तरह से हमारे पास जनरेट हो सकते हैं। और उसके बाद हमने वहाँ पे भी कर्व जनरेट की थी, ठीक है, कि उसकी कर्व्स कौन सी बनती हैं। अगर मैं जनरल की बात की थी मैंने जब फिजिकली लेक्चर में, तो वहाँ पे U1 U2 U3 कर्व्स मैंने बोली थी। यहाँ पे बेटा हमारे पास जो कर्व होगी वो r थीटा और z के रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। द कोऑर्डिनेट कर्व्स फॉर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आर, वो क्या होगी, ये डायग्राम बनी हुई है हमारे पास एक्स वाई जेड के अंदर उसने बनाई हुई है, ठीक है, स्पेस के अंदर। इफ थीटा एंड जेड आर फिक्स, हम कहते हैं बात अगर करते हैं अगर थीटा और जेड, ठीक है, मैं कहता हूँ अगर थीटा, ये जो एंगल थीटा यहाँ पे बनाया हुआ है, और जेड मैं कहता हूँ ये फिक्स है, तो आर वेरीज करेगा। मतलब जो उसका रेडियस होगा यहाँ पे, ये जो रेडियस है शो करवाया हुआ है यहाँ से, ये वेरी करेगा, ठीक है। तो मुझे बताएं बेटा, यहाँ पे आप देखें ना कि जब आर वेरी करेगा तो मीन आर पहले 1 भी कह सकता हूँ, R2 भी हो सकता है, रेडियस 3 भी हो सकता है, 4 भी, मतलब ऐसे जितना मर्जी बड़ा करते जाएं। R5 हो जाएगा तो सर्कल और बड़ा हो जाएगा, R7 हो जाएगा सर्कल और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या मिलेगा, देन द इंटरसेक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू C2 एंड z इज इक्वल टू C3 इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ से मेरे पास 2 क्वेश्चन बनेगी। एक तो बनेगी थीटा इज इक्वल टू C2 बनेगा यहाँ से, और z इज इक्वल टू C3 इज अ स्ट्रेट लाइन। z इज इक्वल टू C3 तो स्ट्रेट लाइन होगी, और थीटा हमारे पास यहाँ पे एंगल होगा, ठीक है। तो कॉल्ड द आर कोऑर्डिनेट्स कर्व या सिंपली द आर कर्व्स होगी, ठीक है। इसी तरह से आर जेड अगर फिक्स कर देते हैं हम, आर जेड अगर फिक्स करते हैं, रेडियस अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, और थीटा और जेड हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, जो लाइन हमारे पास है, तो वहाँ से फिर क्या वेरी करेगा, थीटा वेरी करेगा, एंगल वेरी कर जाएगा। देन हमारे पास जो जिस पे फिक्स होता है बेटा उसकी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, r इज इक्वल टू C1 जनरल इक्वेशन, और z इज इक्वल टू C3 सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, और वहाँ से हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स जो कर्व जनरेट होगी कॉल्ड दी कोऑर्डिनेट कर्व आर सिंपली थीटा कर्व होगी। सिमिलरली इफ आर थीटा आर फिक्स, मतलब अगर एंगल भी फिक्स हो और रेडियस भी फिक्स हो तो वहाँ से जेड वेरी करेगा, ठीक है। तो देन द इंटरसेक्शन, अब जो फिक्स होते हैं उन्हीं की क्वेश्चन बनती है, वो आर इज इक्वल टू C1 एंड थीटा इज इक्वल टू C2 इज अ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड द जेड कोऑर्डिनेट कर्व या सिंपली जेड कर्व, ठीक है। थस द आर कर्व्स आर स्ट्रेट लाइन radiating from and normal to z axis, and the theta curves are circles centered on the z-axis and parallel to xy plane, and z curve are the straight line parallel to z-axis। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जनरेट हो जाएगी यहाँ से। लेकिन अब r कर्व जो है आर स्ट्रेट लाइन रेडिएटिंग फ्रॉम एंड नॉर्मल टू z एक्सिस, ठीक है। ये r जो कर्व है रेडियस ये वाला, ये रेडियस r की बात कर रहे हैं जो ये वाला, ये बेटा स्ट्रेट लाइन है पहली बात है, जो कि रेडिएटिंग फ्रॉम एंड नॉर्मल टू जेड एक्सिस। तो बेटा ये देखिए ये जो लाइन है आर कर्व वाली, ये नॉर्मल है किसके ऊपर, जेड एक्सिस। नॉर्मल मीन कि ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो किसी जैसे यहाँ पे जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे इस पी इस लाइन आर कर्व वाली लाइन का, यहाँ से एंगल जेड एक्सिस के साथ 90 बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से थीटा कर्व जो होगी आर सर्कल्स,
थीटा जो कर्व वो सर्कल सेंटर्ड ऑन द जेड एक्सिस, ठीक है, एंड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो ये थीटा जो कर्व होगी यहाँ पे वो सेंटर उसका होगा जेड एक्सिस के ऊपर। देखिए यहाँ पे सेंटर इसका किस तरह है, सेंटर थीटा का सेंटर है जेड एक्सिस के ऊपर, ठीक है, एंड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो साथ ये पैरेलल किसके होगा, ये जो सर्कल बनेगा वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा, ठीक है। एंड जेड कर्व जो होगी आर द स्ट्रेट लाइन। अब जेड कर्व जो है यहाँ पे जो बनेगी, जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू जेड एक्सिस। मतलब ये जो जेड एक्सिस हमारे पास स्पेस के अंदर पहले बनाया हुआ है हमने, इसी के पैरेलल, इसी के ऊपर लाइन जो है वो जेड एक्सिस भी बन जाएगी, ठीक है। इस तरह ये तीन कर्व्स जनरेट होंगे। नेक्स्ट है बेटा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो अब हम लिखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, in terms of Cartesian coordinate. We know that the equation expressing the rectangular Cartesian coordinates in terms of cylindrical coordinates are, तो हमें पता है कि x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta and z is equal to z। ये हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं, ये हमने निकाल ली हुई है। इनको नाम 1 2 3 नाम दे दिए। अब इसके बाद हम बेटा यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को हम स्केयर लेते हैं उनका और ऐड कर लेते हैं। तो ऐड जब स्केयर लेंगे तो एक्स स्केयर बन जाएगा, आर स्केयर और कोस स्केयर थीटा बन जाएगा, वाई स्केयर आर स्केयर और साइन स्केयर थीटा बन जाएगा। जब ऐड करेंगे लेफ्ट लेफ्ट के अंदर ऐड होगी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर कॉमन आ जाएगा और कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा आ जाएगा। यू नो वेरी वेल कि साइन स्केयर कोस स्केयर थीटा एंड प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और 1 मल्टीप्लाई करेगा आर स्केयर के साथ तो आर स्केयर आ जाएगा। तो वहाँ से अगर स्केयर रूट लेते हैं तो हमारे पास आर आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ऑलवेज क्योंकि रेडियस पॉजिटिव होता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये आर की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। सिमिलरली फिर हम कहते हैं कि मैं इक्वेशन 2 और 1 इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ 2 बाई 1, तो y ओवर एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू आर साइन थीटा ओवर आर कोस थीटा। जब डिवाइड करेंगे लेफ्ट साइड लेफ्ट के ऊपर डिवाइड और राइट साइड राइट के ऊपर डिवाइड होगी, तो बेटा यहाँ से आर आर कैंसिल, तो यहाँ पे टेन थीटा आ जाएगा साइन ओवर कोस। तो यहाँ से थीटा अगर की बात निकालने तो टेन इनवर्स y ओवर एक्स आ जाएगा। ये थीटा की वैल्यू भी निकाल लिया हमने, मतलब आर भी निकाल लिया और थीटा भी निकाल लिया, और z हमारे पास क्या होगा, वो z ही होगा, ठीक है। तो hence the equation expressing the cylindrical polar coordinates in terms of Cartesian coordinates are r is equal to x square plus y square square root, theta is equal to tan inverse y over x and z is equal to z। ये हमारे पास जनरेट होते हैं। नोट बेटा फॉर पॉइंट ऑन z एक्सिस, वो कहते हैं z एक्सिस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं कहता हूँ y और x जीरो है, बेटा 0/0 तो बेटा हमारे पास क्या होगा, ये टेन इनवर्स 0 क्या होगा। पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि 0/0 बेटा ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ये आपने कैलकुलस के अंदर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है एसएम यूसुफ में कि 0/0 जब फॉर्म हो तो बेटा वो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से अनडिटर्मिनेंट थीटा टेन इनवर्स निकालें अनडिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो हमारे पास वो जो होगा फिर हम कह सकते हैं कि सच पॉइंट्स आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो वैसे तो टेन इनवर्स अनडिटर्मिनेंट का निकालने तो बेटा वो 90 पे होता है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 होता है। लेकिन वो कहता है कि अगर हमारे पास पॉइंट्स हम बात करते हैं एक्स जीरो वाई जीरो, ठीक है, जिसको हम फिर हम कहेंगे कि x और 0 और y 0 हमारे पास ये क्या पॉइंट्स होंगे, सिमिलर पॉइंट्स होंगे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशंस। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो आ रहा है वो है एग्जांपल नंबर 2। वो कहता है इफ r थीटा एंड z आर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग लोकाई एंड राइट द इक्वेशन ऑफ ईच लोकस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। बेटा यहाँ पे टर्म इस यूज हो रही है लोकस। व्हाट इज लोकस, आपको पहले पता होना चाहिए लोकस किसको कहते हैं। बेटा मैं अगर आसान वर्ड्स में बात करूं तो लोकस जो होता है ना इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाइंग सम कंडीशन, ठीक है। लोकस इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाई सम इक्वेशन। अब बेटा मैंने यहाँ पे एक मैंने जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने एक यहाँ पे एक सर्कल बना दिया जिसका ओरिजिन यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे रेडियस आर इसका शो किया हुआ है।
तो बेटा लोकस वो तमाम पहली बात है, अगर मैं इस डायग्राम की मैं इक्वेशन लिखता हूँ जनरल इक्वेशन, तो वो क्या होगी, जो कि सर्कल की इक्वेशन होती है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा मैं कह रहा हूँ ये सर्कल का सेंटर मैंने ओरिजिन शो करवाया हुआ, तो यहाँ पे फिर एच और के जीरो मैंने लिखे होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। अब सेम मैं कहता हूँ, स्पेसिफिक करता हूँ बात कि आर की वैल्यू से मैं कहता हूँ यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। अब बेटा ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये इस सर्कल की इक्वेशन बन गई है। ठीक है, रेडियस इसका 2 है। तो अब लोकस किसको बोलेंगे, लोकस वो तमाम पॉइंट होंगे जो कि इसकी बाउंड्री पे आएंगे, इस सर्कल की बाउंड्री पे आएंगे। ठीक है, अब जाहिर बात है कि अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है ये एक्स और वाई जो भी पॉइंट बनेगा, ठीक है, वो अगर मैं यहाँ पे पुट करवाऊँ तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 4 रिजल्ट बनेगा। इस बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर बेटा मैं उसको पुट करूँ एक्स और वाई की जगह पे, तो बेटा वो इज इक्वल टू 4 होंगे। ऐसे ही है ना। तो लोकस भी यही होता है कि वो तमाम पॉइंट्स जो सर्कल की बाउंड्री पे आ रहे हों, इस सर्कल की बाउंड्री पे या किसी भी डायाग्राम या किसी भी इक्वेशन की जो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएं। अगर मैं एनालिटिकली बात करूं तो मैं कह सकता हूं जो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएं, वो तमाम पॉइंट्स जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएं, तो वो जितने भी सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे वो बेटा लोकस कहलाएंगे। और अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूं तो वो कोई भी डायग्राम जिसकी बाउंड्री, जो उसकी बाउंड्री होती है डायग्राम की, उस से अगर मैं सर्कल में बात करता हूँ तो उसके सेंटर से सेंटर तक, ठीक है, जो उसका रेडियस कहूँगा तो वो सेम होगा ना। ठीक है, तो जो उसकी बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे। ठीक है, तो उसको हम सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री इज नोन एज लोकस ऑफ अ सर्कल, एनी सर्कल। ठीक है, तो अ लोकस इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाइंग सम कंडीशन। सिंपली आसान वर्ड्स में बेटा लोकस आप कह सकते हो कि कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, तो लोकस वो तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दें। ठीक है, लोकस इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाइंग सम कंडीशन। ठीक है, तो एग्जांपल में मैंने वही बात की है, लोकस ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज अ सर्कल एंड द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन थ्री स्पेस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इन इज अ स्फीयर। ठीक है, तो वही बात मैंने जो आपको बोली है। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। वो कहते हैं कि आर हमें बताया गया है यहाँ पे कि आर हमारे पास 4 है, रेडियस 4 बताया गया है। वो कहता है कि आपने डिस्क्राइब करना है each of the following loci and write the equation of each locus in the rectangular coordinates। तो आपने इक्वेशन लिखनी है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में लोकस के लिए, जितने भी पॉइंट्स हैं उसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा। हमारे पास वो जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होती है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होती है, जेड इज इक्वल टू जेड होती है। और साथ में ये भी पता है कि अगर हम आर थीटा जेड में बात करें तो आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट होता है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स होती है, जेड इज इक्वल टू जेड होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने दिखाई हुई है एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास ये इक्वेशंस है। ये वाई भी ऐसे ही है। और ये जो मैंने दिखाई हुई है आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, तो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से अगर हमें टर्न करना हो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के अंदर, तो हमारे पास फिर ये इक्वेशन है। तो ये जो लास्ट इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू जेड और z इज इक्वल टू जेड, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये बेटा सेम होती है। तो r इज इक्वल टू हमारे पास 4 है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम है। अब इफ r इज फिक्स्ड, अब सारी बात है r उसने फिक्स कर दिया जो कि वैल्यू 4 है, और इसका मतलब है थीटा और z वेरी करेंगे। वी कैन राइट दिस इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँ तो। ठीक है, तो हमारे पास अगर स्केयर लें तो हमारे पास 4 का स्केयर 16 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब
ये जो इक्वेशन बनी है, दैट इज द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सिलेंडर with with axis as the z axis and radius 4। ठीक है, तो ये हमारे पास शो करती है, और ये कंडीशन है इस x और y पे, आप जितने भी पॉइंट्स हैं सर्कल की बाउंड्री पे, ठीक है, उसको पुट करें x और y की जगह पे, तो वो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करवाएंगे, तो वो हमारे पास पॉइंट्स लोकस के लाएंगे। तो उसने हमसे यही कहा था कि सिर्फ आपने इक्वेशन लिखनी है लोकस के लिए, तो हमने वो लिख दी है। ठीक है, सिमिलरली उसने ये नहीं कहा था कि पॉइंट्स बताने, उसने सिंपली कहा था इक्वेशन लिखनी, तो वो हमने बना दी है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में वो कहता है कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू दिया उसने, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू। अब हम क्या करेंगे, थीटा फिक्स हो गया और आर और जेड वेरी करेंगे, तो हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि टेन इनवर्स वाई और एक्स फार्मूला पता है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई बाय टू लिखी है। अब टेन जाकर उधर इनवर्स होगा, टेन बन जाएगा पाई बाय इनवर्स, उधर जाकर टेन हो जाएगा, टेन पाई बाय टू। तो बेटा टेन पाई बाय टू हमारे पास क्या होता है, टेन पाई बाय टू हमारे पास अनडिफाइंड होता है। यहाँ उसने लिख दिया इन्फिनिटी, उसको इन्फिनिटी नहीं लिखना चाहिए, ज़्यादा बेटर है कि हम अनडिफाइंड लिखें, वन ओवर जीरो लिखें। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वाई जब मल्टीप्लाई होगा जीरो के साथ, तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी। दिस implies that x is equal to zero, that is the given equation represent yz plane। जाहिर बात है कि अगर x जीरो होगा, बेटा हमारे पास जो प्लेन पीछे कौन सा रह जाएगा, yz प्लेन ही रहेगा ना। तो yz प्लेन में हमें पता है कि वेयर y ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ z इज इक्वल टू थ्री है, ठीक है, तो हेयर z इज फिक्स्ड, जारी बात z फिक्स हो गया ना वैल्यू, तो r और थीटा वेरी कर जाएगा। जब r और थीटा वेरी करेगा, तो द इक्वेशन रिप्रेजेंट अ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो अब जहाँ से जो इक्वेशन जनरेट होगी वो एक्स वाई प्लेन की होगी एट द डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें उसने थीटा और जेड की वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो अब उसके लिए थीटा और जब जेड फिक्स्ड होंगे, इसमें आर वेरी करेगा, तो वी कैन राइट एज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय थ्री एज। अब यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू में फिक्स दी हुई थी, वो वैल्यू पुट की है टेन इनवर्स थीटा के फार्मूले में, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स में। तो वहाँ से हमारे पास जो है वो जो जनरेट होगी वैल्यू वाई ओवर एक्स की, वो बेटा वो हमारे पास के रूट थ्री हो जाएगी। और यहाँ से हमारे पास जो है y इज इक्वल टू हम कह सकते हैं स्केयर रूट थ्री एक्स आ जाएगी, क्योंकि y ओवर एक्स को बराबर जब रखते हैं हम स्केयर रूट थ्री के, तो वहाँ से हमारे पास ये जनरेट होती है इक्वेशन, और z इज इक्वल टू वन उसने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, दैट इज द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू स्केयर रूट थ्री एक्स होगी इन अ प्लेन दैट इज z इज इक्वल टू वन, वेयर x ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो एंड y आल्सो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे जो अब नेक्स्ट फोर, फिफ्थ और सिक्स्थ है, इनमें हमारे पास बेटा दो दो कंडीशन उसने दी हुई है, मतलब दो दो चीज़ें उसने फिक्स की हुई हैं, और थर्ड चीज़ हमारे पास वेरी करती है। तो आपको पता है कि जब दो वैल्यूज़ आर थीटा जेड, इनमें से अगर दो फिक्स हों और एक वेरी कर रहा हो, तो वहाँ से बेटा हमारे पास एक कर्व जनरेट होती है। ये हमने बात पढ़ी हुई है कि जब दो चीज़ें फिक्स हों और जब थर्ड वेरी कर रही हो, तो वहाँ से जो इक्वेशन जनरेट होती है हमारे पास, वो किसकी होती है, हमारे पास कर्व जनरेट होती है। और अगर हमारे पास एक फिक्स हो, ठीक है, और अगर एक फिक्स हो और दो वेरी कर रही हो, तो वहाँ से हमारे पास एक सरफेस जनरेट होती है। ठीक है, या स्पेसिफिकली मैंने जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम के अंदर जो प्रीवियस आपको फिजिकली बताया था लेक्चर में, वहाँ पे प्लेन मैंने बोल दिया था वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस जनरेट होगी। यहाँ पे पहले जो तीन प्रॉब्लम्स है उसमें जो रिजल्ट आएगा, ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये एक सरफेस जनरेट हुई है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी सरफेस जनरेट हुई थी, इसमें भी सरफेस जनरेट हुई थी, लेकिन इनमें जो है वो एक कर्व जनरेट होगी। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी। सिमिलरली बेटा आपने फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन भी करना है। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यूनिट वेक्टर बताना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होता है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट P इन द सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इज कैपिटल R इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे बेटा मैंने स्मॉल आर नहीं मेंशन किया, तो स्मॉल आर इस वजह से मेंशन नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं एक्स की वैल्यू लिखूंगा स्मॉल आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू लिखूंगा स्मॉल आर साइन थीटा प्लस जेड इज इक्वल टू जेड, तो यहाँ पे ये आर स्मॉल आर और ये आर मिक्स हो जाएंगे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे स्पेशली इसको कैपिटल आर का नेम दे दिया। ठीक है,
अब हम यह बताना चाह रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स बताना चाह रहे हैं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले टेंजेंट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर थीटा एंड जेड रिस्पेक्टिवली, तो वो हमारे पास क्या होंगे, जो इस पॉइंट पी पे टेंजेंट वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं बेटा वो क्या होंगे, आपको पता है कि वो हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा और जेड लेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आपने आपको जर्नल बताया था यूनिट टेंजेंट, जब आपको मैंने निकाले थे यूनिट वेक्टर्स निकाले थे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पे हमने दो तरह से निकाले थे। एक हमने बताया था कि क्योंकि वो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम था, तो पहले मैंने बोला बेटा आपको कि जो आपने टेंजेंट ड्रॉ करके चेक करना है, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स जिसमें E1 E2 E3 आए थे, ठीक है, और फिर मैंने बोला था आपने नॉर्मल ड्रॉ करके देखना है उस पॉइंट पी के ऊपर, वहाँ से आपके पास जो है थे वो कैपिटल E1 कैपिटल E2 कैपिटल E3 यूनिट वेक्टर्स आए थे। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो स्पेशल केस पढ़ा था आगे कि वो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमने कहा कि अगर वो ऑर्थोगोनल है, तो जब ऑर्थोगोनल की बात कही तो मैंने बोला था बेटा कि आपके पास जो टेंजेंट और नॉर्मल ये दोनों हमारे पास आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने बोला था स्मॉल E1 और कैपिटल E1 जो है ये दोनों हमारे पास सेम ही शो करेंगे, और स्मॉल E2 और कैपिटल E2 ये भी सेम यूनिट वेक्टर को शो करेंगे, और स्मॉल E3 और कैपिटल E3 स्मॉल सेम यूनिट वेक्टर्स को शो करेंगे। तो आगे जाके हमने उसको E1 E2 E3 ही सिंपली नेम दे दिया था ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो अब जो हम आगे उसके केस पढ़ रहे हैं, पहले मैंने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बताया आपको, और अब मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपको बता रहा हूँ। तो उसमें भी हमारे पास स्टूडेंट्स ऑर्थोगोनल के बारे में ही हम बात करेंगे, मीन इसमें हमारे पास टेंजेंट ही उसको कंसिडर करेंगे हम, मतलब जो हमारे पास है वो 90 पे ही उसको कंसिडर करेंगे, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो पार्शियल कैपिटल आर ओवर पार्शियल आर इज इक्वल टू क्या होगा, वो बेटा हम वैल्यू अगर लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू जब इसका डेरिवेटिव लेंगे इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू आर, बेटा हमारे पास क्या आएगा, आर की वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस थीटा एज इट इज आई प्लस के, आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन थीटा जे, क्योंकि वो डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, और जेड 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब थीटा के रिस्पेक्ट लेंगे तो आर एज इट इज कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आई, और एंगल का लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, प्लस आर कॉस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा जे आ जाएगा, और नेक्स्ट का 0 हो जाएगा। और जब जेड के रिस्पेक्ट लेंगे तो हमारे पास ये सारे दोनों 0 और सिर्फ ये 1 आ जाएगा, 1। तो the unit vectors in these directions r theta and z are given by, हमारे पास क्या बन जाएगा, अब हमें पता है कि ई आर ई थीटा ई जेड इससे डिनोट करेंगे। जनरल में हमने डिनोट किया था E1 E2 E3, जब रेक्टेंगुलर के अंदर बात की तो ई वहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी हमने E1 E2 E3 ही डिनोट किया था। जर्नल केस के अंदर भी E1 E2 E3 किया था, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी हमने जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमने E1 E2 E3 ही डिनोट किया था। मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी, लेकिन E1 E2 E3 जो था ना बेटा, उसको हमने बोला था कि E1 को हमने I बोला था, E2 को हमने बोला था J बोला था, और E3 को हमने K बोला था। यूनिट वेक्टर्स को क्योंकि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें वो मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती E1 E2 E3 को, तो हम जो प्रीवियसली सेकेंड ईयर से पढ़ रहे हैं I J K, तो हम उसी को यूज़ करते हैं। लेकिन सिलेंडर के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से मैंने आर थीटा और जेड यूज़ किया हुआ। तो वो क्या होगा, पार्शियल कैपिटल आर ओवर पार्शियल आर, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसी तरह थीटा के रिस्पेक्ट इसी तरह जेड के रिस्पेक्ट होगा। अब इसका वेक्टर में पता था वैल्यू वो क्या थी, इसकी वैल्यू हमारे पास थी कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, वो लिखी ऊपर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के जो होता है कोफिशिएंट इसका और जे का, उसका स्केल ले लेते हैं और स्केल रूट आ जाएगा, कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा, ये 1 होता है, 1 का स्केल रूट 1 होगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो एज इट इज ऊपर वाला आ जाएगा, इसको 1 का नेम दे दिया। इसी तरह से थीटा के रिस्पेक्ट काम करेंगे, इसी तरह जेड के रिस्पेक्ट काम करेंगे। तो हमारे पास इसको जो रिजल्ट्स आ चुके हैं, इसको मैट्रिक्स नोटेशन में अगर लिखते हैं इक्वेशन 1 2 और 3 को, बेटा यही होगा ना, ई आर ई थीटा ई जेड, ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हमारे पास आई वाला जो कॉफिशेंट होगा, आई का कॉफिशेंट और जे का कॉफिशेंट, कॉस थीटा पहले आएगा, फिर उसके बाद जे का कॉफिशेंट साइन थीटा, अब के का कॉफिशेंट यहाँ पे 0 है तो वो 0 लिख दिया, और इसी तरह आई का माइनस साइन थीटा, जे का कोस थीटा, और के का 0 है तो 0 लिख दिया। और के में हमारे पास क्या है, ई जेड में हमारे पास आई और जे 0 0 है, और के की कॉफिशेंट 1 है तो 1 लिख दिया।
अब जो साथ इसके मेंशन थे आई जे और के वो हमने साइड पे लिख दिया ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में। अगर इसको हम ओपन करें बेटा दोबारा से हमारे पास यही रिजल्ट बन जाएंगे, के वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये जस्ट लिखने का स्टाइल मैंने चेंज किया मैट्रिक्स नोटेशन में। अब स्केल फैक्टर्स क्या होते हैं, H1 H2 H3 हमारे पास स्केल फैक्टर्स होते हैं जनरल केस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच आर एच थीटा और एच जेड। अब उसका जो उसका मैग्नीट्यूड था पार्शल कैपिटल आर ओवर पार्शल आर, उसका मैग्नीट्यूड लिया तो वो हमारे पास 1 आया। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ थीटा में, एच थीटा में, तो बेटा वो स्मॉल आर होगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 होगा और आर से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 आर ही रहेगा। और इसी तरह के का यूनिट फैक्टर इसका मैग्नीट्यूड लिया तो बेटा वो भी 1 होता है, तो 1 आर और 1 आ जाएगा एच आर एच थीटा और एच जेड का। तो हेंस हम कह सकते हैं स्केल फैक्टर्स आर वो एच वन और एच आर का, एच आर का 1 होगा, एच थीटा का आर होगा और एच जेड का 1 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है बेटा थ्योरम 6.2 सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। वो कहता है शो डैट आपने करना है, इनको प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, सिंपली हमें पता है ये रिलेशन अब जुबानी आपको याद करने पड़ेंगे कि ई आर की वैल्यू क्या होती है, जो यहाँ पे बेटा मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी पहले। ई आर की वैल्यू, ई आर की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी, वो आपको जुबानी अब याद करनी पड़ेगी, कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ई थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे, और ई जेड की वैल्यू क्या होगी, के होगी। अब बेटा हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले थ्योरम को ये चीज़ें लिखेंगे, ई आर ई थीटा ई जेड, उसकी वैल्यूज लिखी। अब हमने लेना है पहले पार्शियल डेरिवेटिव ई आर का आर के रिस्पेक्ट। तो जब इसका आर के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा यहाँ पे आर तो यहाँ वैल्यू है ही नहीं है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया जीरो। सिमिलरली जब ई आर का लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट, तो बेटा हमारे पास देखें यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट देखें माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और इसका लेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। और ये वैल्यू जो होती है माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, बेटा ये वैल्यू आपको पता है ई थीटा के इक्वल होती है, ये वैल्यू ई थीटा के इक्वल होती है, वो हमने लिख दिया ई थीटा। अब इसी तरह से हम जो है वो इसका लेंगे डेरिवेटिव, उसने कहा जेड के रिस्पेक्ट लेना है तो हम जेड के रिस्पेक्ट लेंगे। तो बेटा अब जेड के रिस्पेक्ट लेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे, तो जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट था तो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली आपने बाकी भी ऐसे प्रॉब्लम्स करने हैं। ठीक है, सिंपली ये डेरिवेटिव लेंगे और कुछ नहीं करना। थ्योरम नंबर 6.3 है प्रूफ दैट द सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, बेटा वो कहता है वो बताने हैं आपने। अब सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स उसने कहा है कि इसका आपने डेरिवेटिव लेना है ई आर का टाइम के रिस्पेक्ट, तो हमारे पास ये बनना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट, जब ई थीटा को लोगे तो ये बनना चाहिए, और ई जेड को लोगे तो ये जीरो बनना चाहिए। वेयर डॉट जो है ये डिनोट्स कर रहा है बेटा डेरिवेटिव को, डिफरेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसमें सिंपली इसका भी स्टार्ट आपने ऐसे ही लेना है। आपके पास ई आर की पहले वैल्यू लिखोगे कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ई थीटा की वैल्यू लिखोगे माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, और ई जेड की वैल्यू के है, ये आपको पता है। अब आप पहले ई आर का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें तो बेटा सिंपली आपको पता है कि ये क्या होगा, हमारे पास कॉस थीटा जब टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आएगा तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि तो माइनस साइन थीटा इसका बन जाएगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम था तो क्या हो जाएगा एंगल का डेरिवेटिव इसका आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी आई, प्लस इसी तरह से बेटा जो कॉस साइन थीटा है उसका डेरिवेटिव क्या होगा कॉस थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव इस थीटा का डी थीटा ओवर डी टी जे आ जाएगा क्योंकि टाइम की रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं। अब डी थीटा ओवर डी टी बेटा कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो अब ये जो चीज़ होती है डी थीटा ओवर डी टी, बेटा ये हमारे पास इसको हम कह सकते हैं क्योंकि डेरिवेटिव है टाइम के रिस्पेक्ट, तो उसको थीटा डैश कह सकते हैं क्योंकि उसने कहा था कि डॉट जो है वो डिनोट करता है टाइम के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन को। ठीक है, और ये वैल्यू जो हमारे पास होती है ये माइनस साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे, ये बेटा ई थीटा को डिनोट करती है यूनिट वेक्टर को, तो वो हमने लिख ली है। अब आप अक्सर आप सोच रहे होंगे कि शायद जो है वो यहाँ पे हमें जीरो लिखना चाहिए था क्योंकि ई आर का हम टाइम के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो बेटा वो जीरो बनना चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम तो मौजूद नहीं है क्योंकि हम इसको कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं। नहीं बेटा ऐसे नहीं करेंगे यहाँ पे, बल्कि हमें पता है कि हमने सेकेंड ईयर में भी बेटा प्रीवियसली आपने ये पढ़ा था पहले कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा होता कि डी
बाय डी वाई। ठीक है, हमें कहा जाता है कि इसका डेरिवेटिव लें विद साइन ऑफ एक्स लिखा हुआ। ठीक है, कहा जाता है जी आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो बेटा ये क्या बनेगा हमारे पास, हम लिखते हैं कि इसको साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, और फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव लिख देते हैं डी एक्स बाय डी वाई। ओके, तो ये चीज़ हमारे पास जनरेट हो जाएगी। इसी तरह मैंने यहाँ पे किया है कि साइन कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा, और उसके फिर एंगल का डेरिवेटिव जो होगा थीटा के, तो वो विद रिस्पेक्ट टू टी लिख देंगे आई। ठीक है, तो ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास जनरेट हो जाता है इसी तरह। ठीक है, सिमिलरली बेटा इसको और इसको भी हम इसको ऐसे प्रूव करेंगे जिससे मैंने अभी ये बताया। होपफुली आपको ये बेटा बात समझ आ गई होगी मेरी सिस्टम। तो इसमें बेटा आपको पता है जब भी ऑर्थोगोनैलिटी की बात होती है, हमें पता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें पढ़ा है हमने बात ये कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। ये यूनिट वेक्टर्स का आंसर हमारे पास जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ये तो सेम वेक्टर्स है ना, मीन अगर एक वेक्टर ये है आई, तो आई दूसरा वेक्टर भी इसके ऊपर है, इनका एंगल हमारे पास यहाँ पे 0 है। जब एंगल 0 होता है तो हमारे पास आंसर कॉज 0 आंसर 1 आता है। ठीक है, और वहाँ से हमारे पास ये चीज़ जनरेट हो जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी की। तो ऑर्थोगोनैलिटी में क्या होता है कि आई डॉट जे विच इज़ इक्वल टू जे डॉट के विच इज़ इक्वल टू के डॉट आई। ठीक है, तो डिफरेंट वेक्टर्स है, मीन आई वेक्टर हमारे पास अगर ऐसे है तो जे वेक्टर्स हमारे पास मिसाल के तौर पर ये ऐसे होगा, तो इनका एंगल हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो अगर हम बात करें कॉस 90 डिग्री की, तो बच्चों हमारे पास वो क्या होता है 0 होता है। तो आई डॉट जे कॉस 0 हमारे पास कॉस 90 जो होता है वो 0 हो गया, और जो मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रिजल्ट 0 आ जाएगा। इसी तरह जे डॉट के और के डॉट के में ये 0 बनेगा। तो ऐसे ही बेटा हम बात करते हैं जब ऑर्थोगोनैलिटी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास ई आर डॉट ई थीटा, तो इसका आंसर भी 0 होना चाहिए। ई थीटा डॉट ई जेड भी 0 होना चाहिए। ई आर और ई जेड का आंसर भी 0 होना चाहिए। हमें पता है कि ई आर की वैल्यू ये होती है, ई थीटा की वैल्यू ये होती है, और ई जेड की वैल्यू ई के जेड की वैल्यू इक्वल टू के है। तो इनका सिंपली अपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आंसर मतलब 0 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी भी हम देख सकते हैं इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास वो रिलेशनशिप अमंग द यूनिट वेक्टर्स इन सिलेंड्रिकल सिस्टम। तो इसमें भी बहुत आसान है। प्रूव दैट द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दिए गए हैं ई आर डॉट ई आर। अब सेम वेक्टर्स आ गए ना, और सेम वेक्टर्स आपको पता है जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के में भी मैंने प्रीवियस बताया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वो 1 होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर बात करें सेम की, तो हमारे पास वो 0 होगा, और डिफरेंट की बात करें ई क्रॉस ई थीटा, तो वो ई जेड होगा। तो इसको आप भी बेटा इजीली प्रूव कर सकते हो। ई आर ई थीटा ई जेड की वैल्यू दी हुई है, पहले आप डॉट प्रोडक्ट लेके देख लें इनका, ई आर डॉट ई आर इनका लें तो हमारे पास आंसर 1 बन जाएगा। इसी तरह ई थीटा का लेके देखें वो भी 1 होगा, ई जेड का लेके देखें वो भी 1 होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट में देखें तो आपको पता है कि उसको हम आई जे के इस तरह लिखते हैं, ई आर की वैल्यू लिखी और ई थीटा की ई आर की वैल्यू लिखी दोनों की, तो बेटा इनका जब क्रॉस लेंगे तो बेटा आंसर 0 आएगा। इसी तरह से ई थीटा का ई जेड का देखेंगे, उसी तरह से ई आर ई थीटा और ई थीटा ई जेड क्रॉस लेंगे इनका ई जेड, और क्रॉस ई आर लेंगे तो हमारे पास वो ई थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये आपको खुद ही अप्लाई कीजिएगा, आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपसे। नेक्स्ट है बच्चों कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल यूनिट वेक्टर्स। अब हमने बताना है कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स का सिलेंड्रिकल यूनिट वेक्टर्स में कैसे बनता है। तो ई आर ई थीटा ई जेड ई वैल्यूज आपको पता है, हमने प्रूव की हुई है। अब हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन 1 को cos थीटा से और क्वेश्चन 2 को sin थीटा से, और फिर उनको हम जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास cos के थीटा प्लस sin के थीटा ये 1 होता है, और आई आ जाएगा यहाँ से, और cos थीटा ई आर माइनस cos sin थीटा ई थीटा, ये मतलब जनरेट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली फिर हमने पहली बार इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई किया था, अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, इसको sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और देन हम इसको ऐड करेंगे, तो बेटा हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जैसे जे क्रिएट हो जाएगा उस इक्वल टू साइन थीटा ई आर प्लस कॉस थीटा ई थीटा बन जाएगा।
और जो लास्ट वाली इक्वेशन है EZ इज इक्वल टू के, ये एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ से बेटा जो इक्वेशन जनरेट हो जाएगी 4, 5 और 6 हो जाएंगी। तो इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिखें I J K, ये आ जाएगा ना, देखें ये I, ये J और ये K, इसको ऐसे लिख लिया। अब I की वैल्यू क्या थी, cos थीटा, ऐसे ही आ गई, साइन माइनस साइन थीटा, और आगे EZ की वैल्यू 0 थी I में। अब J में देखा तो साइन थीटा आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, और इसमें EZ में वैल्यू 0 थी, और इसमें E थीटा की वैल्यू 0 थी और EZ की वैल्यू 1 थी, और बाकी E थीटा EZ आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिख सकते हैं कि जो हमारे पास है कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल यूनिट वेक्टर्स। इससे पहले जो मैंने लिखा था वो लिखा था मैंने जो सिलेंड्रिकल यूनिट वेक्टर्स को कार्टेशियन में, अब क्या लिखा है कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में। इससे पहले जो था उसमें E थीटा EZ यहाँ पे था, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल से था जो पहले वाले में कार्टेशियन में, अब लिखा है कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में। तो ये इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा पोजीशन वेक्टर्स इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब पोजीशन वेक्टर लिखना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, r इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और z इज इक्वल टू z, ये हमें पता है, ठीक है। अब इसके पोजीशन वेक्टर बताना है। अब पोजीशन वेक्टर सिंपली अगर आपसे बात की जाए तो आपको पता है कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट, ठीक है। तो वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है सिंपली। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो हमें पता है कि ये तो हमें पता है कार्टेशियन में ये रिलेशंस होते हैं, और आई की वैल्यू हमने प्रीवियस अभी फाइंड की है, वो थी cos थीटा ER माइनस साइन थीटा E थीटा, तो मैंने लिख दी। J की वैल्यू भी फाइंड की थी साइन थीटा ER प्लस cos थीटा E थीटा, और K की वैल्यू थी EZ, K की वैल्यू क्या थी EZ, ठीक है। अब हमें R का पता है, फॉर्मूला क्या होता है, XI प्लस YJ प्लस Z की, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। X की वैल्यू पुट की, Y की और Z की वैल्यूज मैंने पुट कर दी, और I की वैल्यू साथ पुट कर दी, ये जो दी हुई थी। J की वैल्यू भी पुट कर दी और K की वैल्यू भी पुट कर दी। अब इन सारों को सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट जो बन गया हमारे पास R की वैल्यू का, बेटा RER प्लस ZEZ, तो ये हमारे पास बन गया पोजीशन वेक्टर आ गया ये वाला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको किसी जगह पे प्रॉब्लम है बेटा, आप व्हाट्सएप में जो आपका CR को बता सकते हैं, या आप जो है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आई कहानी से। थैंक यू वेरी मच।